दूसरी तरफ जेर कुताई के कमरे का मंजर दिखाया जाता है। जेर कुताई नहायत गमगीन और परेशान होता है, जबकि गाजी भी वहीं पर मौजूद होता है और जेर कुताई खुद से बातें कर रहा होता है। उसको वो तमाम तर बातें याद आ रही होती हैं, वो वक्त याद आ रहा होता है जो कि उलगन खातून के साथ उसने बिताया होता है। उलगन खातून, वो खातून जो उसकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी खुशियां लेकर आई। उन्होंने मिलकर बहुत सी शरारतें की, एक दूसरे का मजाक उड़ाया, बहुत अच्छा वक्त एक साथ गुजारा। वो उन तमाम तर लम्हात को याद कर रहा होता है और रो रहा होता है। इतने में तुरगुत बे भी वहीं पर आ जाते हैं और जेर कुताई उनको देखकर कहता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ तुरगुत गाजी? मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी इन लोगों ने मेरा दिल निकाल दिया। मैं क्या करूँगा उलगन खातून के बगैर? ये छोटा बच्चा क्या करेगा उसके बगैर? इतनी मुश्किल से मुझे एक ख़ानदान मिला था, उसके साथ यूँ महसूस होता था जैसे मैं मुकम्मल हूँ, लेकिन वो भी चली गई। इन लोगों ने इतनी बेदर्दी से उसको शहीद किया। अब मैं क्या करूँगा? तुरगुत बे जवाब देते हुए कहते हैं कि मायूस मत हो और परेशान तो बिल्कुल भी मत होना। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये दुनिया तो सिर्फ एक खेल तमाशा है? यहाँ पर तो सिर्फ आजमाइश है। हकीकी ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है और हमने वहाँ जाना ही जाना है। हम में से कोई भी शख्स यहाँ पर जिंदा हमेशा के लिए नहीं रह सकता। हमें उस मैदान में जाना होगा जिस मैदान में हमारे प्यारे पहले पहुँच गए हैं। और इस बात को अपने जहन में रखो, ये हकीकी आजमाइश है, लेकिन ये बहुत थोड़े वक्त की आजमाइश है। बहुत जल्द हमने उन्हीं जगहों पर पहुँचना है जहाँ पर हमारे प्यारे पहुँच गए हैं। और ये सामने देखो गाजी को, इतना बहादुर बेटा। तुम ये कैसे कह सकते हो कि अल्लाह ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, और अगर दिया भी तो ले लिया? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह जो चाहे वो दे और जो चाहे वापस ले ले? इस पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है, हम उससे गिला नहीं कर सकते। लेकिन इस बात को भी जहन में रखो कि ये दूरी सिर्फ वक्ती है, ये मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाली नहीं है। फिर तुरगुत गाजी की नज़र उन दो तलवारों पर पड़ती है जो कभी बामसी साहब के पास हुआ करती थी और उन्होंने जाते हुए ये तलवारें जेर कुताई को दे दी थी। उन तलवारों को पकड़कर तुरगुत बे कहते हैं कि एक वक्त था जब मैं नहीं था, लेकिन मेरा भाई बामसी तुम्हारे साथ था। तब भी तुम्हें एक सहारे की ज़रूरत थी और बामसी ने तुम्हें सहारा दिया, और आज भी तुम्हें सहारे की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। अब से मैं तुम्हारा सहारा हूँ, तुमने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जेर कुताई रोते हुए तुरगुत बे के गले लग जाते हैं और तुरगुत बे उनको दिलासा दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ इज़्निक किले के सरदारी कमरे का मंजर दिखाया जाता है जहाँ एम्परर अपने तख्त पर मौजूद होता है, जबकि सोफिया उसके सामने मौजूद होती है और उन दोनों के दरमियान बातचीत जारी होती है कि मुदुर्नु और गोइनक किला कुछ भी करके हमें दोबारा हासिल करना होगा। सोफिया कहती है, जहाँ तक मैं उस्मान को जानती हूँ, वो जानता है कि मुदुर्नु किले को हासिल करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, लिहाजा उसने एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करना शुरू कर दी होंगी और मुदुर्नु किले को महफूज बनाने की पूरी कोशिश कर रहा होगा। अभी ये बातचीत जारी होती है कि क्लाडीस भी वहाँ पर आ जाता है और फिर उससे एम्परर पूछने लगता है, बताओ तुम्हारे पास क्या खबर है? क्लाडीस जवाब देते हुए कहता है कि उस्मान ने अपनी तमाम तर फौज मुदुर्नु किले के अंदर बुला ली है। वो चाह रहा है कि मुकम्मल तौर पर मुदुर्नु किले को महफूज बनाया जाए। सोफिया जवाब देते हुए कहती है, जैसा कि मैंने अंदाज़ा लगाया था, उस्मान बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। एम्परर कहता, अगर वो ऐसा कर रहा है तो हम अपनी चाल को तब्दील कर देंगे। हम मुदुर्नु किले या गोइनुक किले के ऊपर हमला नहीं करेंगे, अब हम हमला करेंगे उसके कबीले यानी कि काय कबीले के ऊपर। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और एम्परर उनको समझाने लगता है कि ऐसा क्यों किया जाए। एम्परर उनसे कहता है, दरअसल ये काम करना इसलिए ज़रूरी है कि जबकि उस्मान के कबीले के ऊपर ही हमला होगा और वो उसको ही महफूज नहीं बना सकेगा, तो जितने भी सरदार उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं वो सब उससे मुतनफ़र हो जाएंगे और अपना एतमाद भी उस्मान खो देगा। सोफिया जवाब देते हुए कहती है कि बहुत खूब, इस तरीके से उस्मान कमज़ोर हो जाएगा जब सरदार उसको छोड़कर जाने लगेंगे और फिर मुदुर्नु किला दोबारा हमारे लिए हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। एम्परर कहता है, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर एम्परर ये भी कहता है कि अभी मुदुर्नु किले के लिए जो हमने फ़ौज तैयार की है उसको ये नहीं बताया जाएगा कि अब हमारा हदफ क्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से जासूस घूम रहे हैं। मुमकिन है कि हमारी कोई खबर उस्मान तक पहुँच जाए, तो बेहतर यही होगा कि किसी से कोई भी बात किए बगैर जब काफिले को आगे बढ़ाया जाएगा तो अचानक से उनको बताया जाएगा कि वो काय कबीले की तरफ निकलेगा और काय कबीले को तबाह बर्बाद कर देगा। क्लाडीस जवाब देते हुए कहता है कि बहुत खूब, ये बहुत ही ज़बरदस्त मंसूबा है। अभी ये बातचीत जारी होती है कि हरीस्तु भी वहाँ पर आ जाता है। हरीस्तु आकर उनको बताता है कि तमाम तर फौज तैयार हैं, अब बताएं कि हमारी फ़ौज किस तरफ निकले। एम्परर जवाब देते हुए कहता है, अभी फ़ौज कहीं नहीं जाएगी और किसी से भी इस बारे में जिक्र नहीं होगा कि हमने कहाँ जाना है, लिहाजा हमारा अगला हदफ क्या है ये कल सुबह तमाम तर लोगों को पता चलेगा।
हरीस्तु जवाब देते हुए कहता है, जैसा आपका हुक्म। ये कहकर वो जा तो रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने साथियों के साथ पूरा मंसूबा बना रहे होते हैं। इतने में अलाउद्दीन बे भी वहां पर आ जाते हैं और फिर उस्मान साहब उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। अलाउद्दीन बे बताते हैं कि तमाम तर फौज मुदुर्नु किले के अंदर दाखिल हो चुकी है, लेकिन इसके बाद हमें क्या करना होगा। फिर उस्मान साहब बताते हैं क्योंकि हम में एक गद्दार मौजूद है और हम जो भी बात करते हैं ये बात कुफ्फार तक पहुंच जाती है और ख़ास करके कलाडियस तक, तो हमने ये खबर उन तक पहुंचा दी होगी अब तक कि मुदुर्नु किला अब हमारे तमाम तर फौजियों से एक भरा हुआ है। अब जब कुफ्फार को ये मालूम है कि मुदुर्नु किला मुकम्मल तौर पर महफूज हो चुका है, तो अब वो अपना हदफ बदल देंगे। अगर वो मुदुर्नु किले की तरफ आ रहे थे या गोइनब किले की तरफ, तो अब वो अपना रुख काय कबीले की तरफ करेंगे। ये सुनकर वहां पर मौजूद तमाम तर लोग हैरान हो जाएंगे कि भला वो ऐसा क्यों करेंगे। फिर उस्मान साहब उनको समझाने लगते हैं कि जब हमारी तमाम तर फौज इधर है तो वो यकीनन कोई ना कोई ऐसा मकाम ढूंढने की कोशिश करेंगे जहां पर हमें और हमारी साख को नुकसान पहुंचाया जा सके, और वो भी बहुत आसानी से, जहां पर उन्हें मजम्मत करता हुआ भी कोई ना दिखे। अब जब उन्हें यह मालूम है कि हमारी फौज मुदर्नु में मौजूद है, तो यकीनन वो काय कबीले की तरफ इसी नीयत से जाएंगे और सोच के साथ कि वहाँ पर कोई शख्स मौजूद नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर हमारे बहुत से हथियार पहले से मौजूद हैं और यही वो आखिरी जगह है जहाँ वो आखिरी मर्तबा हम पर हमला कर सकेंगे। जब एक दफ़ा वो काय कबीले के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो हम भी पीछे से आ जाएंगे और उन पर हमला कर देंगे और काय कबीले के दरवाजे हमेशा के लिए उन पर बंद हो जाएंगे और वो लोग वहीं पर कत्ल होंगे। दूसरी तरफ मुदुर्नु किले के अंदर सुबह के मनाजर दिखाए जाते हैं। हसन बे और कूजा बे के दरमियान बातचीत जारी होती है। हसन बे कूजा बे से पूछते हैं कि मुझे ये बताइए यिगित बे किधर है, और कूजा बे जवाब देते हुए कहते हैं कि वो अपने तमाम तर सिपाहियों को देखने के लिए आगे बढ़ा हुआ है और मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग उस पर शक भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस खातून का उसने इंतखाब किया था वो बाज़ंतीनियों की तरफ से एक जासूस निकली, जिसकी वजह से बहुत से लोग यिगित को भी शक की निगाह से देख रहे हैं। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। हसन बे जवाब देते हुए कहते हैं कि एहतियात से काम लेना तो बेहद ज़रूरी है और मैं वही कर रहा हूँ, और इस हवाले से जो भी खबरें होंगी मैं उस्मान साहब तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। ये बातचीत करते करते वो एक मकाम तक पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचकर वो अंदाज़ा लगाते हैं कि उस्मान साहब के सिपाहियों में से कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और फिर वहाँ ड्यूटी पे खड़े एक सिपाही से पूछा जाता है कि उस्मान साहब और उनके सिपाही कहाँ पर हैं। वो जवाब देते हुए कहता है कि उसे नहीं मालूम उस्मान साहब कहाँ गए हैं। कूजा बे हैरानी से सोच रहे होते हैं कि आखिर उस्मान साहब कहाँ गए होंगे, जबकि दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने तमाम तर साथियों के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, जिनमें बाला खातून भी मौजूद होती हैं। दूसरी तरफ काय कबीले के मनाजर दिखाए जाते हैं, जहां पर तमाम तर लोग पहले से ही तैयार होते हैं कि कलाडीस और उसके तमाम तर लश्कर ने यहां पर आकर हमला करना है। लिहाजा उन्होंने अपने कारपेट्स के नीचे और दीगर जगहों के ऊपर अपने हथियार छुपाए होते हैं, जबकि कुछ खैमों के अंदर तो काय कबीले के सिपाही पहले से छुपे हुए मौजूद होते हैं। लेकिन बज़ाहिर ऐसे दिख रहा होता है कि पूरे का पूरा काय कबीला किसी भी तरह की हिफाजती तदाबीर से गुजर नहीं रहा। ओगूज़ भी वहाँ पर मौजूद होता है तो अचानक से फातिमा खातून और हलीमा भी वहाँ पर आ जाते हैं। अलाउद्दीन बे और गूंजा खातून भी वहीं पर मौजूद होते हैं और फिर अलाउद्दीन बे उन तमाम तर मामलात का जायज़ा लेने लगते हैं। इतने में एक बच्चा उनके पास आता है और वो कहता है वो लड़ने के लिए तैयार है। अलाउद्दीन बे यिगित कहकर उसका नाम पुकारते हैं और गूंजा खातून उसको समझा रही होती हैं कि देखो तुम सिर्फ अपने ख़ानदान की हिफाजत करना, हम पूरे कबीले की करेंगे। इस बातचीत के बाद वो बच्चा वहाँ से चला जाता है।